सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि सारी चीजें जो है बेहतर तरीके से की जा रही है और विकास के पहिए को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, और पूरा विपक्ष जो है सिर्फ बरगलाने का काम कर रहा है जनता को। में आया 11 साल की सरकार हो गई मोदी साहब की और 9 साल की सरकार हो गई आपके उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ जी की। हम पूछना चाहते हैं कि क्या इन 20 सालों की सरकार में या 11 उनकी सरकार में कानपुर को क्या मिला? आज राजनीति को व्यापार बना दिया गया। जैसे कि कोई कंपनी खोली जाती है तो मार्केट में माल कैसे ज़्यादा बिके, कुछ इस तरह से चल रहा है कि जब आप अच्छा आदमी जिताते हैं, जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठकर जब अच्छे आदमी को आप जिताते हैं तो आप जीतते हैं, जनता जीतती है। विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, गला घोटा जा रहा है। आज राजनीति को व्यापार बना दिया गया। सड़क तो छोड़िए, मैंने कोई ऐसी गली भी नहीं छोड़ी जिस गली में भले ही चाहे 10 मकान हो, मुझे 1 किलोमीटर सड़क बनवानी हो तो मैंने 10 आदमी के लिए मैंने 1 किलोमीटर सड़क बनवा दी। नमस्कार, आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अजीत ठाकुर। कहते हैं राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं होती, राजनीति वो माध्यम है जिससे जनता की आवाज सदन तक पहुंचती है, और जमीन से जुड़ा नेता ही सही मायनों में जनता का प्रतिनिधि कहलाता है। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स जो सत्ता में रहते हुए भी जमीन से जुड़े रहे और सत्ता से बाहर रहते हुए भी जनता की लड़ाई लड़ते रहे। कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जनता के बीच रहने वाले और अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले सतीश निगम जी आज हमारे साथ शख्सियत के इस मंच पर मौजूद हैं। आज शख्सियत में हम उनसे जानेंगे उनका राजनीतिक सफर, जनता से उनका रिश्ता और आने वाले वक्त को लेकर उनकी सोच। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये खास संवाद। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शख्सियत में। आपका भी सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों को भी धन्यवाद देते हैं। मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन पहला सवाल मेरा यही है कि एक आम नागरिक के तौर पर आप देश की राजनीति और मौजूदा हालातों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? देश की राजनीति आज सही दिशा में नहीं है और जनता के लिए नहीं। ऐसा लगता है कि आज की राजनीति सत्ता पाने के लिए हो गई है। सत्ता कैसे मिले इसके लिए सारे जतन किए जाते हैं। जो राजनीति तो वो थी जिसमें जनता का हित सर्वोपरि और सर्वोच्च माना जाता था। कैसे हम एजुकेशन सिस्टम ठीक करें, कैसे हेल्थ सिस्टम ठीक करें, कैसे लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली लाएं, रोज़गार दें बच्चों को, तो वो सब तो कोई बात ही नहीं करता। अब लगता है इसे सारे मुद्दे जनता के अब रहे ही नहीं। अब तो केवल कैसे कुर्सी मिले, कुर्सी पाने के लिए हम अपनी एजेंसियों का कैसे दुरुपयोग कर लें, कैसे उपयोग कर लें, टूल्स बना दिया गया। जितने भी संवैधानिक संस्थान है सबको ये टूल इस्तेमाल किया जा रहा है सत्ता पाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। पहले भी लोग सोचते थे सरकार बनाने की, लेकिन कभी उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर है कि आज जैसा तो नहीं किया। आज स्थिति ये हो गई है कि गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं कर सकता, नहीं पढ़ा सकता, पैसे नहीं हैं। भरपेट खाना नहीं खिला सकता, पैसे नहीं हैं। इतनी भीषण सर्दी में भी अपने बच्चों को ठीक से कपड़े और चप्पल जूते नहीं पहना सकता। तो आप सोच लीजिए कि अब राजनीति आखिरकार हम लोग कर किसके लिए रहे। ये तो जो लोग राजनीति में बहुत आगे निकल जाना चाहते हैं या जो लोग बहुत आगे निकल गए हैं, जो देश की और प्रदेश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर हैं बैठे हैं, उनसे ये सवाल भी है मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से कि भाई रुक के एक बार सोचो तो सही कि देश को कहाँ ले जा रहे हैं आप। देश की जनता सेकेंडरी हो जाए, कुर्सी प्राइमरी हो जाए, ऐसा तो इससे पहले कभी नहीं होता था। आज जो हो रहा है ये बहुत दुखद है, और मेरा मानना है कि अब आज की सरकार पूरी तरह से हर लिहाज से फेल है। सतीश जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं, हालांकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि सारी चीज़ें जो है बेहतर तरीके से की जा रही है और विकास के पहिए को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, और पूरा विपक्ष जो है सिर्फ बरगलाने का काम कर रहा है जनता को। सतीश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सुलझे हुए नेता के तौर पे आपकी पहचान है, और 2022 का चुनाव जब लोग आपकी तरफ बड़ी उम्मीद की नजरों से देख रहे थे
लेकिन रिजल्ट वैसे नहीं मिले। तो आप क्या समझते हैं? और जो अभी आपने बात कही कि सिर्फ कुर्सी को पाने की जिद है कि किसी भी तरीके से कुर्सी मिल जाए, तो ये जो राजनीति का स्तर डाउन हुआ है, इसकी मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? क्या वजह है मुख्य वजह? और जो 2022 में चुनाव परिणाम आए उसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? देखिए, आज राजनीति को व्यापार बना दिया गया। जैसे कि कोई कंपनी खोली जाती है तो मार्केट में माल कैसे ज़्यादा बिके, कुछ इस तरह से चल रहा है देश। दूसरी बात एक और है कि जैसे अब आपने कहा, लोगों को लगता है कि सतीश निगम हार गए या सतीश निगम जीत गए। एक बात याद रखनी चाहिए, जनता को भी याद रखना चाहिए और ये लोगों को सोचना चाहिए कि जब आप अच्छा आदमी जिताते हैं, जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठकर जब अच्छे आदमी को आप जिताते हैं तो आप जीतते हैं, जनता जीतती है। और जब आप ऐसे आदमी को चुनते हैं जो आपकी चिंता नहीं करता हो, जो आपका ख्याल नहीं रखे, तो जनता ही हारती भी है। हार जीत हमारा नाम तो हो सकता है कि सतीश निगम हार गए, सच बात यह है कि हारी तो जनता ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता को इस पर विचार भी करना चाहिए। और जहाँ तक मेरे चुनाव का सवाल है कि मैं क्यों हार गया, देखिए पूरे देश में ये जो जीत चल रही है, जीत कोई उनके विचारों की नहीं चल रही है। उन्होंने जनता को जो जाति धर्म के फ्रेम में बांटकर जो एक माहौल बनाया है सांप्रदायिक पूरे देश में, ये उसके दम पर चुनाव जीत रहे। और मेरा मानना है कि जनता को स्वयं रुकना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक बात बताइए, आपके बच्चे अगर बेरोजगार होंगे तो आप चाहे किसी धर्म के हों, आपकी जाति कुछ भी हो, अगर आपके बच्चे बेरोजगार होंगे तो जिसका बेटा बेरोजगार होगा उसके पिता को कभी रात को उसके माँ बाप को नींद नहीं आएगी। कैसे उसका घर बसेगा, कैसे उसका जीवन चलेगा? जिसके घर में छोटे बच्चे हों, नौनिहाल हों और स्कूल जाना हो और फीस ना भर पाए, स्कूल ना भेज पाए, उस माँ बाप के मन पर क्या बीतती होगी? जिसके घर में बीमार हो और इलाज के लिए पैसे ना हो, सरकार के भरोसे बैठा हो, सरकार के हॉस्पिटल में उसका इलाज ना हो, और उसके बाद अगर उसके परिवार का आदमी ना रहे तो परिवार कैसे टूटता है, इसको तो वही जानता है जिसके घर में ये दर्द होता है। तो मेरा मानना है कि जो अब जिस दिशा में लोग चल रहे हैं, लोगों को भी रुक के सोचना चाहिए और नेताओं को भी सोचना चाहिए। जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी, जिन लोगों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, चाहे वो हमारे देश के भगत सिंह जी रहे हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी रहे हों जिन्होंने पूरे देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी जैसे लोग रहे हों, उनके दिमाग में ये था कि जब हमारा वतन आज़ाद होगा, आज़ादी के बाद जब देश के लोग देश की बड़ी कुर्सियों पर बैठेंगे तो देश के लोगों को इंसाफ मिलेगा, देश में कोई गैर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा, देश में कोई बीमार हो करके झोपड़ी में अपने घर में दम नहीं तोड़ेगा, उसको सरकार इलाज की व्यवस्था करेगी, देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, अगर भूखा सोएगा तो सरकार उसकी व्यवस्था करेगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके सर पर छत ना हो, हर आदमी को छत मिलेगी। इन सपनों के साथ देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं, आज हमारे देश में सरकारी आंकड़े हैं जो कह रहे हैं कि हम 82 करोड़ 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे। तो आप सोचिए कि आज़ादी के इतने साल बाद आज भी हमारे देश के 82-85 करोड़ 2/3 आबादी कौन, जिसमें पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं और अपर क्लास में भी, सवर्णों में भी तमाम सारे एक बड़ी परसेंटेज है जो बहुत गरीब हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के नेताओं ने किया क्या, या आज के नेता क्या कर रहे हैं उनके लिए। नहीं सतीश जी, एक सवाल और भी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बेबाक तरीके से बोलते हैं, आपको ये मैटर नहीं करता है कि पार्टी की क्या गाइडलाइन है, क्योंकि आप जमीनी जो सच्चाई उस पर बात करते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि विपक्ष जितना भी विपक्ष है, क्या वो सही मुद्दों को उठा रहा है? देखिए, अभी चाहे पार्लियामेंट चल रही हो, चाहे विधानसभा चली हो, विपक्ष सही मुद्दे उठा रहा है और लगातार उठा रहा है। किसानों की बात लोगों ने उठाई, नौजवानों की बात, बेरोजगारी की बात हर मंच पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा। तो मेरा मानना है कि विपक्ष लगातार उठा रहा है, लेकिन विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, गला घोटा जा रहा है। उसका कारण है कि जो बड़े बड़े चैनल हैं,
18 चैनल तो अंबानी साहब ने खरीद लिए, एक आध चैनल ऐसा था जो अडानी साहब ने खरीद लिए, तो पूरी की पूरी मीडिया तो खरीद ली। और मीडिया वो चूंकि वो जितने मीडिया हाउसेज हैं, देखो हम ये बात कह रहे आपके चैनल के लिए नहीं कह रहे, लेकिन सच यही है, ये तो आप भी जानते होंगे, जितने मीडिया हाउसेज हैं, जब हाउसेज ही उनके मालिकी जब प्रो बीजेपी हैं या प्रो किसी पार्टी के प्रति हैं, तो मान के चलिए कि कभी लोगों तक सही बात जाए या जनता की आवाज उठाने वाले लोग। क्यों अग्निवीर का मुद्दा तो लगातार अखिलेश जी ने भी कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी और राहुल जी ने भी कहा, दोनों लोगों ने कहा, और पूरे चुनाव भर 2024 के चुनाव में लगातार ये इशू रहा, लेकिन कहा उस पर कुछ हुआ। हाँ ये जरूर है कि अब उनकी स्पीच दिखाते वक्त बात तो सामने आ गई, लेकिन कभी उस पर डिबेट नहीं हुई कि लोगों ने टेलीविजन पे बैठाल के डिबेट कराई हो। तो मेरा मानना है कि देखिए, मान के चलिए, ये इस तरह से देश नहीं चलता है। पार्टी की सरकार तो लोग बना सकते हैं, लेकिन आप बताइए, हमारे देश से बाद में जो देश आज़ाद हुए, चीन जापान जैसे देश, वो आज तरक्की में कहाँ चले गए कि आज जापान के सामने हमें खड़ा होना पड़ता है कि साहब आप हमको बुलेट ट्रेन दीजिए, हम चलाएंगे। क्यों? हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई, उनके यहाँ हो गई। उन लोगों ने शिक्षा पर ध्यान दिया, उन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी को अपनाया, साइंस टेक्नोलॉजी को महत्व दिया अपने यहाँ, इसलिए वो आगे बढ़ गए, हम पीछे रह गए। हम बुलेट ट्रेन के लिए मांगते, पैसे भी उनसे मांगते हैं कि साहब पैसे दिए तो हमारे यहाँ बुलेट चलेगी। अच्छा आप सोचिए पहले कि वो आगे बढ़ गए, हम पीछे क्यों रह गए? हम आज भी लड़ाई किसकी लड़ते हैं? ये देश का दुर्भाग्य है, अभी हमारे यहाँ अच्छी सड़कें नहीं है। आप किसी मोहल्ले में चले, कल्याणपुर में चले जाइए, आप बगिया वाली रोड चले जाइए, नई सिवली रोड चले जाइए, अंदर की आबादी की सड़कें जो हमने बनवा दी थी, लगभग 60-70% सड़कें खराब हो गई। लेकिन सतीश जी, फिर जनता का वोट जो है वो कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है? मैंने कहा सवाल यही है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया, आपने सारी चीजों को रखा, ये आपका पक्ष है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जिस वक्त विधायक थे तो कल्याणपुर क्षेत्र की जो सड़कें थी, वो लोगों से मैंने सुना है कि उन्होंने तारीफ की कि उनके आने के बाद गली मोहल्ले की जो सड़कें हैं वो बेहतर हुई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पार्टी कह रही है कि हम विकास योजनाओं को निरंतर उतार रहे हैं। आप चाहे सेनाओं की बात करें, जो वेपन्स हमारे पास आ रहे हैं, अब हम पहले से बहुत ज्यादा सक्षम हैं। हमारी जो जीडीपी है वो बेहतर हो गई है, आर्थिक तौर पर हम पहले से बेहतर हुए हैं। तो क्या ये सिर्फ कागजी आंकड़े हैं? एक बात बताइए, मेरा मानना है आपकी जानकारी में होना चाहिए जी। लेकिन देश के 90% लोग अभी इसको नहीं जानते। अभी 1.5 लाख करोड़ डॉलर भारत सरकार ने बेचा कुछ दिन पहले, और उसके बाद फिर जो है काफी बड़ा अमाउंट डॉलर का बेचा, जो हमारी रिजर्व फॉरेन करेंसी हम उसे बेच रहे। हम पूछना चाहते हैं जरूरत क्यों पड़ी बेचने की? क्यों बेच रहे आप? अगर सब कुछ ठीक है, हमारी जीडीपी ठीक है, हम बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, तो क्यों बेच रहे? निश्चित रूप से जो घाटा है उस घाटे को पूरा करने के लिए बेच रहे। और मेरा मानना है कि शायद आज लोग समझ नहीं पा रहे, देश की इकोनॉमी जो बाहर से दिख रही है वो स्थिति सच में नहीं है। देश अंदर से खोखला होता जा रहा है। आप समझिए पहले कि लोगों के जीवन स्तर में पर कैपिटा इनकम पहले क्या थी, आज पर कैपिटा इनकम कम हो गई है। देश के किसानों को जो ये कहा गया था कि साहब इनकी आमदनी दूनी करेंगे, मैं खुद भी किसान हूँ, मुझे मालूम है कि मेरी आमदनी क्या होती है। हमारी जो लागत लगती, कभी कभी तो अगर जरा सा मौसम बिगड़ जाए तो हमारी लागत वापस नहीं आती, आमदनी तो छोड़ दीजिए। और आमदनी जो दूनी की बात कर रहे थे, लागत से मतलब आप समझिए खेती किसानी में जितनी हम लागत लगा रहे वो लौट आए और प्लस कुछ ले करके आ जाए, तो हमें लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इस बार ठीक रहा। स्थिति ये खराब है कि जरा सा भी मतलब खेत की बुआई जुताई, आप सोचिए लागत कैसे कम होगी? डीजल महंगा, खाद ढूंढे नहीं मिल रही थी, 1250 रुपए की डीएपी जो बिकती है वो 1260 रुपए की जो डीएपी बिकती है 1850 रुपए की हमने खुद खरीदी ब्लैक में। और कितने किसान बेचारे शाम से लगते थे लाइन में कि सुबह बटेगी, और सुबह डीएपी के बजाय कभी कभी तो लाठी मिली बेचारों को। तो आप सोचिए, पहले खाद नहीं है, बीज नहीं है, डीजल महंगा है। पहले खेती होती थी बैलों से, समय लगता था, लेकिन अब बगैर ट्रैक्टर के नहीं होती, मशीनों से अब मशीनों से होने लगी। मैकेनाइज्ड हो गई चीजें, अब मशीनों हो रही तो डीजल महंगा मिल रहा है। तो आप सोच के देखिए कि पहले जब उसकी लागत डे टू डे बढ़ रही है
और लागत बढ़ गई, किसान बेचारा जहाँ का तहाँ खड़ा है। और अगर एमएसपी ये बढ़ाते भी हैं तो इनके पास जो खरीद केंद्र है, इनके खरीद केंद्र पर उतना खरीदा भी नहीं जाता। उनने कह दी साहब 4 दिन ले लिया, बोले हमारा हो गया पूरा, अब नहीं लेंगे। या उनने कह दी अच्छा लाइन में लग जाइए, पता लगा आज हम लेकर के ट्रैक्टर में आए, आप कह रहे साहब कल आपकी तौल होगी। अब वो ट्रैक्टर वाला 1,500 रुपये भाड़ा ले रहा है, 2,000 भाड़ा ले रहा है। अब वो कह रहा है कि अगले दिन के हम 2,000 फिर आपसे ले लेंगे, हमें लग रहा है आज ही बिक जाए। अब आज आपने मना कर दिया तो सोचिए अगर 2 दिन बाद हमारा आपने खरीदा तो हमारा तो भाड़ा भी हमारा डबल लग गया। जितना मुनाफा हमारा होना वो तो ट्रैक्टर वाला ले गया। सही तो आप ये सोचिए, पहले कोई इसको देखने वाला है, कोई सुनने वाला है? अभी आप बताइए, अभी देश में जो यूरिया का और डीएपी का अकाल पड़ा, जो किसान, खाली तो आप लोगों ने भी दिखाया तमाम चैनल्स पर, आप बताइए किसी एक बड़े नेता का जो देश के प्रति, देश के किसानों के प्रति चिंतित हो, क्या उसका एक भी स्टेटमेंट आया कि हाँ कमी हो गई? अब लोग स्वीकार नहीं करते। एक जमाना था कि अगर देश में कहीं गलती होती थी, भाई हम ये नहीं कह रहे, भाई मिनिस्टर भी तो इंसान है, प्रधानमंत्री भी इंसान है, मुख्यमंत्री भी इंसान है, चूक हो सकती है। लेकिन पहले याद करिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे, रेल मंत्री थे, और दुर्घटना हो गई तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। ये नैतिकता थी। आज की तारीख में आज नैतिकता है? आज तो कह देते कुछ हुआ ही नहीं। आज तो घटना की स्वीकारोक्ति भी नहीं है। इस्तीफा तो बहुत बड़ी चीज है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जो अनैतिकता फैलती जा रही राजनीति में, ये देश के लिए भी खराब है, ये किसानों के लिए भी खराब है, ये नौजवानों के लिए भी खराब है, ये देश के बच्चों के लिए भी खराब है, ये अच्छी शिक्षा के लिए खराब है, ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए खराब है। आप सोचिए, आप ये कह रहे कि बहुत तरक्की कर ली, आप कानपुर में बैठे हैं, कानपुर में बताइए क्या एक नया प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी का सरकार में आया? 11 साल की सरकार हो गई मोदी साहब की, और 9 साल की सरकार हो गई आपके उत्तर प्रदेश की, आदित्यनाथ जी की। हम पूछना चाहते हैं कि क्या इन 20 सालों की सरकार में या 11 उनकी सरकार में कानपुर को क्या मिला? कानपुर के बगल में हमीरपुर को क्या मिला? कानपुर के बगल में उरई को क्या मिला? जालौन को क्या मिला? हम कानपुर के बगल में उन्नाव को क्या मिला? कानपुर के बगल में फतेहपुर को क्या मिला? बगल में हरदोई को क्या मिला? और इटसेल्फ जो राजधानी है लखनऊ, राजधानी को क्या मिला? हम तो यही कह रहे, कोई तरक्की की चीज एक आप बता दो। कानपुर जैसा शहर जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, वो कानपुर जो सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जो वो कानपुर जिसकी शख्सियत, जिसकी हैसियत और जिसकी पहचान मैनचेस्टर ऑफ इंडिया की थी। आज मैनचेस्टर तो था लेकिन अब है नहीं। सारी की सारी पनकी इंडस्ट्रियल एरिया चले जाइए दादर, 50% इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। आज किसी भी रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। और चिमनियों की तो छोड़ दीजिए, उनकी लैंड बेचने की तैयारी हो रही है। लैंड कैसे बेच दे? आगे भविष्य का रास्ता, भाई लैंड बेच देंगे, रास्ता वो भी बंद हो जाएगा। आगे कोई अच्छा आदमी आएगा चला देगा, वो भी रास्ता बंद हो गया। मुझे एक घटना याद है, अभी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो लोकसभा के चुनाव के बाद ये लाल इमली के कुछ लीडर्स हमसे मिले थे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अखिलेश यादव जी से मिलना चाहते थे। मैंने मिलवाया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने उनका मुद्दा उस मंच से उठाया था मीटिंग में। और जब हम गाड़ी में उनके साथ बैठे हेलीपैड पे जाने के लिए, तो रास्ते में उन्होंने मेरे से कहा कि निगम साहब कितनी मिले हैं? तो मैंने कहा साहब प्राइवेट मिले भी थी, एनटीसी बीआईसी लगभग 10 मिले हैं कानपुर में। उन्होंने कहा निगम साहब सरकार बन जाए तो आप हमें याद दिलाइएगा, तो हम 5 मिले कम से कम चालू अपनी जिम्मेदारी पर कराएंगे। मतलब अगर 27 में सरकार बनेगी तो समाजवादी पार्टी कानपुर की 5 मिलों को चालू कराने का काम करेगी। ये बात हमसे स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। और हम भी, चूंकि उन्होंने कहा है, तो हम उनसे कहेंगे सरकार बनने के बाद कि मिलें चला दीजिए। ये मिलें नहीं चलेंगी, ये कानपुर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ये कानपुर जिंदा हो जाएगा। जो कानपुर हमारा मर रहा है, लोगों के घर में खुशहाली आएगी, खुशहाली आएगी। खाली चूल्हा नहीं जलेगा, और भी बहुत सारी खुशहाली आएगी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ जाए और पढ़ लिख करके सब कुछ हासिल कर, लेकिन अगर रोजगार नहीं मिले तो बच्चे की शादी भी नहीं होगी। कोई अपनी बेटी की शादी बेरोजगार बच्चे से नहीं करता। आज हालत आपको पता है, ऐसी स्थिति है कि बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के नाम पर केवल बेईमानी है। सरकार इम्तिहान लेती है,
उसके बाद कह देती पेपर आउट हो गया। ये सब सरकार का खेल है, पक्का खेल सरकार का है इसमें, क्योंकि अपने ही आदमी से पेपर आउट कराती है, अपने ही आदमी के खिलाफ मुकदमा लिख लेती है, उस मुकदमे का रिजल्ट कभी निकलता है, कोई जेल गया। सतीश जी, मैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सवाल, राष्ट्रीय मुद्दा इस समय बना हुआ है, उसको लेकर पूछूंगा, फिर मैं आऊंगा कल्याणपुर विधानसभा के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि 27 की तैयारियां जिस तरीके से आप जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब आप पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं। सतीश जी, SIR को लेकर बिहार चुनाव में भी देखने को मिला कि जमकर विपक्ष ने जो है आरोप लगाए, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने सफाई दी। SIR को आप किस तरीके देख रहे हैं? क्या अखिलेश यादव, क्योंकि बिहार में तो उन्होंने जमकर तेजस्वी यादव का सपोर्ट किया, वहां पूरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, क्या 2027 में भी उत्तर प्रदेश में SIR का मुद्दा प्रमुख मुद्दा होगा, या फिर जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है, विकास का मुद्दा जो है, वही मुद्दे पे अखिलेश यादव कायम रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बदनीयती में इलेक्शन कमीशन को भी मिला लिया। मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब ऑलमोस्ट वो कैप्चर कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन भी केवल वही भाषा बोल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, जैसा वो चाहती। तो नियत तो इनकी यही है कि SIR के थ्रू हम वोट कटवा दें, समाजवादी, हम दलितों के वोट कटवा दें, हम पिछड़ों के वोट कटवा दें, अल्पसंख्यक के वोट कटवा दें, आदिवासियों के वोट कटवा दें। तो जो हमारा वोट है उसके वोट ये कम करना चाहते थे, लेकिन ये इनका दुर्भाग्य है, या ये मान लीजिए कि हमारे लोग ज़्यादा सजग रहे, बहुत सजग रहने से भी, और इनका दुर्भाग्य भी है कि अब ये खुद ये डर रहे, खुद ही स्टेटमेंट दे रहे कि साहब हमारे इतने वोट कट गए। तो भाई वोट आपने अपने वोट पहचाने कैसे? बताइए ना, कैसे पहचाने आपने वोट? हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे वोट ये कट गए, या हम, इनकी नीयत ये थी कि ये हम लोगों के समाजवादी पार्टी के जो समर्थक वोट है उसे काट दे, या कांग्रेस के समर्थक हैं या दूसरी अपोजिशन पार्टी के समर्थक वोट उनको काट दें। लेकिन हुआ ये, फंस गए उल्टे जाल में। तो अब जाल में फंस गए तो अब स्टेटमेंट सोच लिए, ऐसा कभी किसी मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आता है कि साहब हर बूथ पे 200 वोट बढ़ाने? अरे भाई, आप ऐसे कैसे बढ़ा सकते हैं भाई? अगर लीगल है तो बढ़ेगा, नहीं लीगल है तो नहीं बढ़ सकता। और 200 वोट अगर बढ़ाने का आप दबाव बना रहे हैं तो ये तो इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि मतलब काम गलत हो। तो मेरा मानना है ये सरकार हताश है, निराश है। दुर्भावना जितनी फैलानी थी इन्होंने जाति धर्म के नाम पर लोगों के बीच फैला दी, लेकिन अब लोग जानने लगे हैं। जब एक वो कहते नहीं कि जिसके पैर में बिवाई पड़ती वो उसका दर्द जानता है। अब जनता ये जानने लगी है कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, अब इसकी बात हमें करनी है। बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा, इसकी बात करनी है। तो मेरा मानना है जनता इनके भ्रम से बाहर निकल रही है, और बाहर निकल रही है तो अब की इनके 2027 में इनकी विदाई भी तय करने वाली जनता। अच्छा सतीश जी, जब आप विधायक बने तो सबसे प्रमुख जो चीज थी आपके सामने कि सबसे पहले शुरुआत इसी चीज की करनी है, क्योंकि कल्याणपुर की जनता बहुत ज्यादा परेशान है, उसको आपने कर दिया। और कौन सा ऐसा काम है जो आपके रहते हुए पूरा नहीं हो पाया और आपको उम्मीद थी कि हो जाएगा, लेकिन जो वर्तमान विधायिका है नीलिमा कटियार, वो भी नहीं कर पाई है? ऐसा कोई प्रमुख एक चीज बताइए जो जनता से बिल्कुल जुड़ी हो। देखिए, जब मैं चुनाव जीता तो हमसे पहले 5 बार की विधायक आदरणीय प्रेमलता कटियार जी थी, और न केवल विधायक थी बल्कि वो 2-3 बार कैबिनेट मिनिस्टर भी रही और नगर विकास मंत्री भी रही, जिन पर जिम्मेदारी पूरे प्रदेश के विकास की थी। उन्होंने अपनी कल्याणपुर विधानसभा में भी कोई विकास काम नहीं किया था। और यही नहीं बल्कि जो उनकी कम्युनिटी के गांव थे, उनकी बिरादरी के लोगों गांव बैरी, खेड़ा, नौबस्ता, अकबरपुर, उनकी भी सड़कें नहीं बनी थी। वो सड़क भी जब सतीश निगम जीत के गए तो वहाँ की सड़कें सतीश निगम ने बनवाई थी। और दूसरी बात यह कि मैं जब वहाँ गया क्षेत्र में, जाता तो यूं ही रहता था, आज भी जाता रहता हूँ, तो आप यकीन मानिए मैंने लोगों को देखा कि उनके दरवाजे पर 12 महीने केवल पानी जल भराव रहता था। पानी भरा भरा बहुत जमाने का सड़ जाता था, बदबू आती थी। लोग अपने दरवाजे पर मिट्टी डाल के ऊंचा कर लेते थे, मिट्टी मिट्टी होकर के ऐसे किनारे किनारे निकल जाते थे। मैंने देखा कि लोगों का जीवन बहुत नारकी था। उस दिन से मैंने जीतने के पहले तय कर लिया था कि हम जीतेंगे तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम
सारी की सारी सड़कें बनवा देंगे कि आम आदमी कम से कम अच्छे से निकल तो सके। तो 5 साल में मैंने सड़क तो छोड़ी है, मैंने कोई ऐसी गली भी नहीं छोड़ी जिस गली में भले ही चाहे 10 मकान हो, मुझे 1 किलोमीटर सड़क बनवानी हो तो मैंने 10 आदमी के लिए मैंने 1 किलोमीटर सड़क बनवा दी। और साथ ही साथ मैंने केवल खाली सड़कें और गलियां नहीं बनवाई, मैंने लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए मैंने बहुत और भी काम किए। जैसे आज कानपुर में मेट्रो अगर आई है तो उसको लाने वाले हम हैं और देने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने उनकी एक बार कहने से ही उन्होंने मेट्रो हमको कानपुर में कल्याणपुर में दी। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने मेरा इतना मान रखा। और आप ये समझिए कि मेट्रो अगर आज आई है कानपुर में तो आज खाली मेट्रो से लोगों का आना जाना ही ठीक नहीं हुआ, आने जाने का साधन नहीं बनी, आज हजारों आदमी मेट्रो में रोजगार भी कर रहा है जिसे नौकरी मिली हुई है। ये काम समाजवादी पार्टी ने किया है और सतीश निगम ने किया है। इसके अलावा आपकी 660 मेगावाट की पनकी की पावर प्लांट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। आज उसकी बिजली खाली कल्याणपुर को नहीं मिलती, उसकी बिजली पूरे देश के लोगों को मिलती। तो ये काम किया। आपकी HBTI जो है इंस्टीट्यूट को मैंने यूनिवर्सिटी बनवाया, आपकी रामावाली ग्रुप को यूनिवर्सिटी बना, 2 यूनिवर्सिटी बनवाई मैंने। और साथ ही साथ कार्डियोलॉजी एक्सपेंड कराई, IDH जो हॉस्पिटल बगल में उसकी ज़मीन दिलवाकर उसको एक्सपेंड कराया और उसमें मैंने सैकड़ों बेड हमने बढ़वाए। इसके अलावा मैंने आपकी 100 बेड की न्यूरो साइंस सेंटर, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी आए थे, आदरणीय महेंद्र मोहन जी के यहाँ बैठे थे, घर पे चाय पर गए थे, उन्होंने बुलाया था, हम भी वहीं थे। वहीं मैंने उनको अनुरोध किया मुख्यमंत्री जी को कि भैया एक जो है यहाँ पर न्यूरो साइंस के लिए कुछ नहीं है कि अगर आप हॉस्पिटल बनवा देते अलग से। आप यकीन मानिए खाली इतना मैंने बोला, उन्होंने कहा आप निगम साहब कल लिख के दे दीजिए। अगले दिन मैंने लिख के दिया और 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर हैलट में बन गया। और ये सुपर स्पेशलिटी जो ये कह रहे हैं, इसकी भी आधारशिला हम लोग रखवा गए थे। ये अलग बात है, हमारी सरकार रिपीट नहीं हुई तो हमने नहीं बनवाया उसको, लेकिन करके हम लोग उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सब बना करके सब कुछ करके गए थे। गंगा बैराज से लखनऊ आप जाते हैं, ये रास्ता भी हम ही लोगों ने बनवाया था, नहीं लोग जाजमऊ होके जाते थे। तो हम लोगों ने कानपुर को, और सड़कें तो इतनी बनाई, सड़कें कहाँ तक गिनवाएंगे, सड़कें गिनवाएंगे तो सवेरा हो जाएगा, सड़कों की लिस्ट कम नहीं। तो इस बार फाइट कैसे लड़ेंगे, क्योंकि कल्याणपुर में, अच्छा क्या आप ये भी मानते हैं क्या कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो है वो बहुत अहम हो जाता है चुनाव के वक्त, आप मानते हैं इस बात? देखिए सुनिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि इसी मुद्दे पर चुनाव हो, लेकिन देखिए हम लोगों की दुख दर्द, हम राजनीति में इसलिए नहीं है कि हम राजनीति में आए और केवल हम कुर्सी पे बैठ के अपने लिए काम करें। अगर अपने लिए काम करना होता, अपने लिए जीना होता तो 5 साल सरकार के थे हमारे विधायकी के, हमारे लिए बहुत थे। लेकिन मेरे को कोई एक आदमी नहीं कह सकता कि मैं किसी के एक पैसे का गुनहगार हूँ, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, जो काम मैंने करा दिया वो काम हमारे बाद कोई नहीं आज तक कर पाया, ना आगे कर पाएगा। दूसरी बात एक जो है, देखिए हम जब आगे भी चुनाव लड़ेंगे तो हम लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। जैसे हमारे यहाँ सीवर सिस्टम अभी आज भी नहीं है, बहुत तमाम क्षेत्र में नहीं है, जल निकासी नहीं है हमारे यहाँ। गोवा गार्डन, कल्याणपुर, मिर्ज़ापुर, आपका इधर आ जाइए मकड़ी खेड़ा, उजियारीपुरवा, सुखौपुरवा, धनौपुरवा, अचाकपुरवा, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर आज भी बालाजीपुरम, आज भी ऐसे तमाम गुप्ता सोसाइटी, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहाँ आज भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और लोग बहुत परेशान हैं। अब की दफ़े मैं सबसे पहले जल निकासी की व्यवस्था भी कराऊंगा, सीवेज सिस्टम भी ठीक कराऊंगा। हम जनता के इशू पर ही चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ा हमारा जो सपना है, व्यक्तिगत भी इसको मान लीजिए, मेरी सोच है कि जनता के लिए हम कानपुर में PGI लाने का काम करेंगे, ताकि PGI आ जाए तो लोगों को अपने इलाज के लिए कम से कम लखनऊ नहीं जाना पड़े, संजय गांधी तक। संजय गांधी हॉस्पिटल में जाने के बाद उसे जवाब निगेटिव भी मिलेगा 99%। और सिफारिश हो किसी बहुत बड़े आदमी की तो नहीं कहते, लेकिन मैंने सुना तो ये है कि अगर डिप्टी CM भी सिफारिश करते हैं तो कभी कभी वहाँ पर बेड नहीं मिलता, जिनका विभाग है वो। तो मेरा मानना है कि हम लोग तो खैर MLA थे खाली, तब भी एक टेलीफोन करते थे तो वहाँ पर बेड मिल जाता था। हम चाहते कानपुर के लोगों को और आसपास के ज़िले के लोगों को कम से कम इस इलाज के लिए कानपुर में व्यवस्था हो जाए, ये मेरा सपना है, मेरी सोच भी। हम चाहते कानपुर को और आगे ले जाना।
सतीश जी, ये मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे लूंगा और मुझे भरोसा है कि ईमानदारी के साथ और इसी बेबाकी के साथ आप इसका जवाब देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि आप सतीश निगम जी से ये पूछिएगा सवाल, क्योंकि हर पॉलिटिशियन जो है वो बचने की कोशिश करता है ऐसे सवालों से। अपनी पार्टी का अब तक का सबसे बेहतर, मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं, जब से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तब से बात कर रहा हूं, अखिलेश यादव का अब तक का सबसे बेहतर काम और कोई एक ऐसा काम जो आपको लगता है कि ये पार्टी को नहीं करना चाहिए था, अखिलेश जी को नहीं करना चाहिए था, कम शब्दों में और 2 जवाब चाहिए। अखिलेश जी ने जितने भी काम किए वो सारे काम हर लिहाज से, चाहे एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने का काम हो, उन्होंने लैपटॉप दिए लोगों की, मतलब तब उनकी सोच पहले से थी कि बच्चों को ऑनलाइन हो सकता पढ़ाई करनी पड़े, लैपटॉप दिए, अच्छा काम किया, एजुकेशन के लिए दिया, तमाम बेटियों को दिया, जो है कन्या विद्या धन दिया कि ताकि आगे की पढ़ाई कर सकें, तमाम बेटियों की शादी के लिए दिया ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया। आज अगर कानपुर में मेट्रो आई, अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, और ऐसा एक्सप्रेसवे, देखिए कहने को कोई कहे, हिंदुस्तान में हम भी तमाम स्टेट में गए हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमे हैं, लेकिन आज भी हम फॉरेन में भी हमने देखा, आज भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक मॉडल है कि उस जैसा एक्सप्रेसवे आज तक कोई सरकार बना नहीं पाई, ना पहले और ना अभी तक। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है ना। तो मेरा मानना है कि अखिलेश जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने जो भी काम किया, ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसके लिए हम ये कह सकें कि साहब ये काम नहीं करना चाहिए। ये तो बेस्ट वाला होगा। ये काम वो वाला बताइए जो आपको लगता है कि पार्टी को कोई ये नहीं करना चाहिए था। देखिए एक बात बताएं, उनको एक काम नहीं करना चाहिए था, बहुत से ऐसे लोग भी उनके साथ जुड़ गए जिन पर उन्हें भरोसा नहीं करना चाहिए था, जो बाद में हमारी पार्टी को सीढ़ी बना करके आगे और ऊपर निकल गए और बाद में हमें छोड़ के चले गए पद की चाह में। नहीं, पद की चाह में नहीं, पार्टी छोड़ गए, अपनी पार्टी सहित लेके चले गए। हमारे यहाँ राज्यसभा बने, हमारे यहाँ राज्यसभा बने, फिर सौदेबाजी जाके लोकसभा में वहां करने लगे, दूसरे पाले में, दूसरी पार्टी में चल हैं, फिर हमारे अलायंस से बाहर हो गए। तो मेरा मानना है कि अब तो जान ही गए होंगे वो भी कि कौन बेईमान है, किसे शामिल करना है, किसे नहीं करना है। तो लेकिन अब की जिसे भी शामिल करें उसको पहले ठोक बजा ले सब तरीके से। तो ये कहीं गलती तो हो सकती है, लेकिन जनहित में उन्होंने कोई गलती नहीं की। ये चूक हो सकती, गलती नहीं कहेंगे, इसे चूक कह सकते, लेकिन जनहित के काम में उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। लोगों की शिक्षा के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, बच्चों को रोजगार देने के लिए जो समाजवादी पार्टी ने कर दिया, वो भूतो ना भविष्यते, वो कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और बीजेपी तो सोच भी नहीं सकती। सतीश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले चुनाव के लिए, और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि जो बातें आज आपने कही हैं वो जनता तक सीधे पहुंचेंगी, क्योंकि दोस्तों आज की बातचीत से इतना तो साफ है कि राजनीति अगर नीयत से की जाए तो सत्ता आए या जाए, जनता से रिश्ता कभी नहीं टूटता। सतीश निगम जी ने न सिर्फ अपने अनुभव साझा किए, बल्कि यह भी बताया कि एक जनप्रतिनिधि की असली पहचान उसका पद नहीं, बल्कि जनता के बीच उसकी मौजूदगी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह बातचीत आपको सोचने पर मजबूर करेगी और राजनीति को एक अलग नजरिए से देखने का मौका देगी। इसी के साथ हम अपने खास मेहमान सतीश निगम जी का दिल से धन्यवाद करते हैं, और आप सभी दर्शकों का भी जो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में दोस्तों अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक और खास शख्सियत के साथ। नमस्कार।